नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि मैं आज केवल निर्मला सीतारमण जी के जो 2021 का बजट प्रपोजल्स हैं, उनकी एक समरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और कल यानी आज के दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं उसकी सेक्टर वाइज़ एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। तो आज मैं अपने उसी एनालिसिस के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फिन ग्रोथ मंत्रा जो मेरा चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। तो कल के सेशन में मैं आप लोगों को सेक्टर वाइज़ हर कंपनी के ऊपर क्या-क्या असर पड़ने वाला है। कुछ मेजर कंपनी, सबके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में बताऊँगा कि किस पे क्या बड़ा या अच्छा असर पड़ेगा, किस पे खराब पड़ रहा है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो आज की शुरुआत मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से करना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ हमारे किसान भाई-बंधु बैठे हुए हैं और उनकी अपनी चिंताएँ हैं, तो उन्हीं चिंताओं को लेते हुए देखते हैं इस बजट में कहाँ तक सरकार ने उस बजट को या निर्मला जी ने उस बजट में कहाँ तक उनकी चिंताओं को एड्रेस किया है और उनके लिए क्या किया है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो हमारा था उसको उन्होंने एनहांस कर दिया कि आप 16.5 लाख करोड़ के लिए यानी ज़्यादा पैसा दिया है, अब फार्मर्स को ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा। 5 फिशिंग हब्स बना रहे हैं जिससे कि जो साउथ इंडिया या बॉर्डरिंग सी बेस्ड स्टेट्स हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। स्वामित्व स्कीम उन्होंने चलाई जिससे कि ओनरशिप जो है उनको विलेजर्स को मिल जाएगी। जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसको 10,000 करोड़ तक कर दिया गया है जो कि पिछले साल से डबल है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उन्होंने जो बढ़ाया है वो 40,000 करोड़ के लिए। इससे क्या होगा कि रूरल एरिया में सड़कें ज़्यादा बन जाएँगे, लाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो की है वो 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट तक कर दिया है जो कि यानी वेजिटेबल्स वगैरह के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है, इससे किसानों को मदद मिलेगी कि उनका जो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं उसको उन्हें आराम आसानी मिले। दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज़ मेड अवेलेबल टू एपीएमसीज़। देखिए एपीएमसी के बारे में ये विचार है कि उसे खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वो इसको बढ़ाने जा रही हैं और उसके लिए वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो एपीएमसी से कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा पेश आई थी, जब कोविड-19 का केस हुआ और लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद हमने दिल्ली से जालंधर से, हरियाणा से, सब कई जगहों से, साउथ में मुंबई या साउथ से, मुंबई से लेबर्स को पैदल चलते हुए देखा और ये वो माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर हैं, जिनकी जो हमारे जो पिरामिड है वेल्थ का, उसमें सबसे नीचे के लेवल पे रहने वाले हैं। द लास्ट इन द लैडर। और इन लोगों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों? क्या हुआ था कि मान लीजिए कोई बच्चा है व्यक्ति है जो लेबर है दिल्ली में, उसका राशन कार्ड बिहार का है तो उसको दिल्ली में राशन नहीं मिल सकता। व वाइस वर्सा। तो अभी क्या ये पोर्टेबल राशन कार्ड की बात कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वो उस राशन कार्ड से अपना राशन ले सकता है। उसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी वो सरकार आपको बाद में बताएगी कि क्या आपको दूसरी जगह जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है या बगैर रजिस्ट्रेशन के ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट विद द डिटेल। वो अभी नहीं लाए हैं, हेंस आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पार्ट ऑफ इट। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ-साथ सरकार ने ये भी किया है कि जो हमारे दूसरे मार्जिन मनी इंक्वायर रिक्वायरमेंट है, जिनकी जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि आपको जो 25% पहले पैसा चाहिए था, अब वो पैसा केवल और केवल आपके पास 15% चाहिए। तो स्टैंड अप इस जो इस स्कीम है सरकार की, वो फ़ायदा होगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है सरकार ने, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने पीएलआई यानी प्रोडक्ट लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम को बढ़ाया है, जिसके उन्होंने ये किया कि इससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस हैं इंडिया में, 13 सेक्टर जो नॉमिनेटेड हैं, उनमें आप इसको लीडर्स बन जाएँगे और इसके लिए उन्होंने 1.97 लाख करोड़ फॉर 5 इयर्स किया है। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के साइज़ को देखते हुए ये कम है, यहाँ पे सरकार को और ज़्यादा पैसा डालना चाहिए था। इसके अलावा सरकार एक स्कीम लेके आई मित्रा। अभी मित्रा जो है ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के जो हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया
कि टेक्सटाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो 7 टेक्सटाइल पार्क यानी 7 टेक्सटाइल पार्क्स इंडिया में सरकार इस्टेब्लिश करने वाली है बचे हुए अपने 3 सालों में। इसके अलावा सरकार कहती है कि हम आपको जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, वो इस्टेब्लिश करेंगे और इसके लिए 7400 प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट हैं सरकार के, उनको एक्सपेंड करेगी। और इसके लिए क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मोनेटाइजिंग एसेट्स, क्या है कि जो पाइप्स हैं या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो सरकार प्राइवेट बॉडीज को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या पब्लिक सेक्टर कंपनीज को देगी और उनके जो पैसा मिलेगा उससे इनको फंड किया जाएगा। अब जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं वो क्रिएट होंगे, मोनेटाइजिंग एसेट्स होगा और इससे क्या होगा, सरकार को एक जरिया मिलेगा कि उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा जिसके ये काम होगा कि वे सबके लिए फंडिंग क्रिएट करें। और इसके अलावा एक लैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ एटलीस्ट 5 लाख करोड़ इन 3 years टाइम। इसके अलावा सरकार ने एक और काम किया है कि वो ये चाहती है कि जो भारतमाला परियोजना है उसको भी सरकार ने आगे बढ़ाने की बात कही है और ये अच्छी चीज है। इससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए पैसा आएगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सरकार कह रही है, नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स, जो 11,000 किलोमीटर्स का ज्यादा बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है, कानपुर लखनऊ है, चेन्नई सेलम कॉरिडोर है, अमृतसर जामनगर है, दिल्ली कटरा है। अब इन सबसे क्या होगा, देखिए जब हाईवेज बनते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि आप जॉब क्रिएट करते हैं, सीमेंट की और आयरन की, बाकी चीज़ों की, लेबर को मिलता है, लेबर जनरेशन होता है, उससे क्या होगा वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है और उससे भी ग्रोथ बढ़ती देश की। तो सरकार ने यहाँ पैसा खर्च किया है और इसके लिए उन्होंने 1.18 लाख करोड़ का जो एडिशनल आउटले किया है। और मैंने अभी बताया था कि नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन जो है उसको सरकार क्या करेगी कि एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू एनएचएआई और पीजीसीआईएल जो उसकी कंपनियां हैं उनके थ्रू वो ऑपरेशनल रूट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी और उसके लिए एयरपोर्ट वगैरह के लिए भी जो न्यू बिड्स है दी जाएंगी। अब जो इंफ्रा एसेट्स जो रोल आउट करने वाली है एनएचएआई ऑपरेशन टोल रूट्स, ट्रांसमिशन एसेट्स ऑफ पीजीसीआईएल, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन गैस जीएच गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल, उनको किया जाएगा। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग एसेट्स ऑफ द सीपीएससी और स्पोर्ट्स स्टेडियम, सरकार इन सबके को मोनेटाइज करके जो पैसा कमाएगी और उस पैसे से हमारे लिए मदद करेगी। इसके अलावा मैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर की और डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि सर मैंने ऑलरेडी मेन जो पॉइंट से बता दिए आपको, आई एम गोइंग फॉर द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। सरकार जो पावर के सेक्टर में, क्योंकि आपको पता है कि पावर हमारे यहाँ एक नेसेसिटी है और कम अवेलेबल है, तो सरकार इस सेक्टर में एक रिफॉर्म लिंक करना, रिफॉर्म्स लाना चाह रही है। और उसमें उसने कहा कि देयर विल बी एन स्कीम व्हिच विल प्रोवाइड असिस्टेंट टू डिस्कॉम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इंक्लूडिंग प्रीपेड स्मार्ट सिस्टम। कल भी मैंने इसकी बात की थी और कहा था कि सरकार इसमें प्रीपेड से अच्छा ये होगा कि आप जितना खर्च करना चाहते हैं उतना रिचार्ज करा लीजिए और वो इजी हो जाएगा। हाँ, कुछ कई बार गरीब आदमियों को थोड़ी समस्या हो सकती है उससे, लेकिन हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ कंसेशन लाए और ये समथिंग लाइक प्रीपेड होने जा रहे हैं। इसके अलावा पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सरकार ने की तो उस पर बढ़ाएगी। तो इसमें लगभग 7 प्रोजेक्ट हैं सरकार के जो 20,000 करोड़ रुपए के होंगे और पीपीपी मॉडल में होंगे। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा 16,824 करोड़ रुपए सरकार दे रही है फॉर फ्लैगिंग द मर्चेंट शिप्स इन इंडिया, यानी जो टेंडर के थ्रू बाहर से इंडिया में जो मर्चेंट शिप्स आ सकते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है। और रिसाइकलिंग आपको पता है गुजरात में काफी बड़े पैमाने पर होता है और उससे अब ये बिजनेस और बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगा। यस, इसका एक ड्रॉबैक है, जब पुराने शिप डिसमेंटल किए जाते हैं तो उनसे पोल्यूशन भी फैलता है, इसीलिए डेवलप्ड कंट्री अपने यहाँ इनको डिसमेंटल नहीं करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी जॉब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो सरकार इन्वायरमेंट को इग्नोर कर रही है। बट मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे कहे तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करना, मैं ये कहूँगा कि इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिप टूटेगा, उसमें स्लेड और बाकी चीज़ें निकलेंगी बाहर, विच इज़ डेंजरस फॉर द सी लाइफ।
स्कूल एजुकेशन की अगर बात करूं, ये ह्यूमन कैपिटल की सरकार बात करती है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम मोर देन 15,000 स्कूल क्वालिटी स्ट्रेंथ करेंगे, जिनको मॉडल स्कूल बनाने वाले हैं, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिससे कि उनके ऊपर उनको डेवलप किया जाएगा। यूनिक इंडिजिशन टॉय बेस्ड लर्निंग सिस्टम डेवलप करने की बात कर रही है, जिससे कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी रहे। एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, लगभग 750 जो पहले से चल रहे हैं हमारे देश में, तो उन्हें में बढ़ाया जाएगा। एक हायर एजुकेशन के केस में सरकार एक हायर एजुकेशन कमीशन की बात करे, जिसका काम होगा कि वो स्टैंडर्ड बनाए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होंगे जिसको एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा। एक्रेडिशन देगी, यानी उनको मान्यताएं प्रदान करेगी, रेगुलेशन कानून बनाएगी और फंडिंग करेगी। ये सारे काम हायर एजुकेशन कमीशन का होगा। इसके अलावा लद्दाख और लेह में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, वो किया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और काम किया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम चालू की है, जो पोस्ट एजुकेशन आप डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होगा इंजीनियरिंग में, और 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। इसके अलावा यूएई जापान के साथ वोकेशनल स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज के लिए एक पार्टनरशिप साइन की गई है। 92 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। सीनियर और रिटायर्ड टीचर्स फॉर इंडिविजुअल मेंटरिंग ऑफ स्कूल टीचर्स विल बी देयर। इसके अलावा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो कि टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगले 5 सालों में। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन विल बी देयर, जिसका काम है गवर्नेंस एंड पॉलिसी डेवलपमेंट होगा। तो सरकार इसके थ्रू जानना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में मैंने कल बहुत से डिटेल में बात की थी, और उसमें और कुछ मुझे बताने लायक लगा नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ उसके बारे में कि ऑडिट एग्जम्पशन और टीडीएस वगैरह। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि सरकार ने कहा है कि जो लोग 2.5 लाख से ज्यादा अपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जितना ज्यादा करेंगे, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए साल का कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में, तो अभी तक का पूरा एग्जम्प्टेड है। अब क्या होगा, 2.5 लाख के ऊपर 50,000 रुपए जो आपने जमा कराए हैं, उस 50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप कमाएंगे, मान लीजिए आपने 50,000 हुआ, 8% इंटरेस्ट सरकार अगर दे रही है, तो 4,000 रुपए हुए। 4,000 रुपए का ऊपर आप पे टैक्स लगेगा। टैक्स किस रेट से लगेगा, आप जिस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते होंगे। अगर आप 20% में तो 20% लगेगा, 30% में तो 30% लगेगा। 10% नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, तो 10% तो वैसे 20% वाले उस ब्रैकेट में आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब 12% के आसपास आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, तो आप उसमें कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे। सो आई हैव नॉट टेकन दैट एग्जाम्पल। अब सरकार ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की है, उस इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार ने क्या किया है कि आपसे कहा है कि आप जो लेबर वेलफेयर की बात की है, और इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, उससे एग्जम्पशन जो थी वो विड्रॉ कर ली। अब इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे, आपके जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। आयरन स्टील में कस्टम ड्यूटी सरकार ने कम कर दी है 7.5 सभी पे फ्लैट, तो उससे क्या होगा, नॉन अलाय वगैरह थोड़े से सस्ते हो सकते हैं, और जहां और बाकी में महंगे हो सकते हैं। सरकार ने मेटल रिसाइकलर एमएसएमई में एग्जम्पशन ऑन ड्यूटी स्टील स्क्रैप एक्सटेंड कर दी है नेक्स्ट ईयर तक के लिए, और जो ऑन कॉपर स्क्रैप 5 to 2.5%, तो ये सस्ती हो जाएंगे। टेक्सटाइल पे बीसीडी कम कर दी है 5%, सो उससे सस्ते हो जाएंगे। रिडक्शन ऑन कस्टम ड्यूटीज ऑन नफ्था दैट 2.5%, तो इससे क्या होगा, ये भी सस्ता हो जाएगा और हम बाहर से उससे मंगवा सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर पे कम कर दिया है, तो गोल्ड और सिल्वर सस्ता हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे जो सोलर इन्वर्टर्स हैं, उस पे सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी है 5% से 20%, और जो सोलर लैंटर्न्स हैं उनको पर 5 से 15। अब मेरी इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ इंडिया में है वो ज़्यादा बन जाएंगे और उससे फायदा होगा। लेकिन सरकार ने ऑटो पार्ट्स को बढ़ा के उसको महंगा कर दिया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। सो इस तरह से ये एक आपका एक 1 by 1 मैंने आपको अलग अलग बताया। अब मैं इसी में इंडिविजुअली आपके साथ अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है देश का हमारे, उसमें क्या हालात होने वाले हैं इस बजट के बाद,
और उससे रिलेटेड जो दूसरे जो चीजें हैं आपकी, उन पे क्या असर पड़ने वाला है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी डिस्कस्ड विद दैट। देखिए, अगर हम सबसे पहले, क्योंकि हम ज्यादा बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें तो कैपिटल मार्केट बेसिकली हमें क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि सरकार ने जो रिफॉर्म्स इसमें किए हैं, एक तो सरकार ये कह रही है कि मैं सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट जो है हमारा, और इन सबको मिला के एक एक्ट बना देंगे, और इससे क्या होगा, जिसे हम कहेंगे सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। तो इसका एक फायदा तो ये रहेगा कि बहुत ज्यादा हमें लॉज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है ये, और इवन कॉमन जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सीएसीएस, उनके लिए भी अच्छी बात है कि एक ही लॉ पढ़ना है, एक लॉ पढ़ लीजिए, उसको एक्सप्लेन कर लीजिए, सो देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। देन सरकार ने एक और कहा कि हम एक बैड बैंक स्टैब्लिश करें। अब बैड बैंक क्या बीमारी होने वाली है, बीमारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बीमार एसेट्स को लेने वाला है। जितनी बैंकों के पास एनपीए पड़ा है, यानी बीमार एसेट है, उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा इस बैड बैंक को। अब बैड बैंक क्या करेगी, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी और रिकवर करने की कोशिश करेगी, और एक तरह सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस करेगी, और उसके बाद उससे जो भी पैसा आएगा वो बेसिकली बैंकों को वापस कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि बैंक, एक तो उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाएंगी, और दूसरा उनको कुछ पैसा मिल जाएगा जो रिकवर अभी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, उसको 20,000 करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन होने वाला है। एलआईसी में अमेंडमेंट कर रही है सरकार, जिससे आईपीओ आ सके, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि सरकार के पास पैसा चाहिए है, पैसा कहाँ से लाएं, तो हमारी जो एसेट्स हैं उनको बेच के यहाँ लेके आ रहे हैं। आल्दो कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है, प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली सबको बेचना, वो मैं थोड़ा सा उसके खिलाफ हूँ। सरकार को स्ट्रेटेजिकली ये करना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक बढ़ाया है, ये थोड़ा सा हमारी पॉपुलेशन जो पब्लिक है उसके साथ गलत है। इट शुड बी अराउंड 51% कर सकते थे, लेकिन ये 74 है। गवर्नमेंट इसके पास रीजन होंगे, लेकिन इसका अगर आप शेयर मार्केट में असर देखेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें बल्ले बल्ले होने वाली है। तो कईयों के पास पैसे की कमी थी, वो पैसा बाहर से आ सकता है। सरकार क्या करने वाली है कि जो प्रोसीजरल और टीडीएस एस्पेक्ट है एनआरआई इन्वेस्टर्स पे, उसको सरकार ठीक करने वाली है। अब इसका देखिए इक्विटी मार्केट पे क्या असर होने वाला है। इक्विटी मार्केट पे दो तरह का, एक हायर कैपेक्स स्पेंडिंग जो है डायरेक्ट टैक्स के कम होने से, और इंक्रीमेंटल टैक्स ऑन कैपिटल गेन नहीं हुआ, तो भाई जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा हो गया, और वो उसी से नतीजा क्या हुआ, मार्केट बूम आपने देखा। दूसरा जो डेट मार्केट है, वहां पे थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि सरकार अगर बोरोइंग ज्यादा करती है तो अब इसलिए है बाकियों के पास पैसा लेफ्ट ओवर नहीं रहता। अगर बेचारे बाकियों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो आगे धंधा कैसे चलाएंगे। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो डिफिसिट है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग है उस सेक्टर में आपको पैसा मिलना चाहिए। सो एडिशनल डिडक्शन ऑफ 1,50,000 इंटरेस्ट लोन पे मिलेगा आपको। टैक्स हॉलीडेज विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर कंटिन्यूसली, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर गुड पॉइंट फॉर दिस। इंश्योरेंस में होने से फायदा होगा। अब आते हैं हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। जब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं तो सरकार बेसिकली ये बात करती है कि किस तरह से जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है जो कि सरकार ने लास्ट से शुरू किया था, और किस तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, कस्टम्स ड्यूटीज ऑन कंप्रेसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर को बढ़ा दिया। 12.5 अर्लियर था, अब 15% हो गया। इससे क्या होगा, बाहर से आप नहीं ला सकते, अभी महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाएंगे तो कंज्यूमर को थोड़े ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। तो जो कंपनियां हैं जो ये सब बनाती हैं उनके लिए नुकसान हो जाएगा, वो कंपनियों के शेयर गिरने चाहिए। एलईडी जो हैं उनको भी सरकार ने बढ़ा दिया है, तो वो भी महंगा हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसका सरकार का अपना मानना ये है कि अगर इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा सरकार ने कस्टम ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल है, तो ये निगेटिव है सोप एंड बिस्कुट इंडस्ट्रीज के लिए, एंड सो क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे। एलपीजी में सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है, और जो रियल इस्टेट है
सरकार ने बहुत ज़्यादा उसमें छेड़ा-छाड़ी नहीं करी बेसिकली और उसको बना के रखा हुआ है। तो वो बेसिकली अपना आराम से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा और सरकार ये चाहती है कि इस बिज़नेस में हम उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार इस तरह की जो कंपनियाँ हैं हमारी, उनमें इनका असर क्या होगा? तो जैसे कि ऑटो सेक्टर है, अब ऑटो सेक्टर के ऊपर अगर सरकार ने पैसे बढ़ा दिए, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो ऑटो पार्ट्स जो हैं वो महँगे हो जाएँगे। महँगे हो गए तो कंपनियों के मार्जिन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब जैसे कि रेलवेज़ की बात करिए, सरकार ने क्या किया रेलवेज़, हाईवे, मेट्रो रेलवेज़ के लिए अपना पैसा बढ़ा दिया है। सो दैट इज़ गुड फॉर दोज़ कंपनीज़। सो अब इससे फ़ायदा क्या होगा अगर अब देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें हम आपसे कि सरकार ने जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों को बूस्ट देने की कोशिश की है, तो अब आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए? अशोक लीलैंड बढ़ा लेना चाहिए। मैंने आज अपने ग्रुप में ये बताया भी था। आईसीआईसीआई बैंक आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक्सिस बैंक बढ़ा सकते हैं, एसबीआई, एल&टी बढ़ा सकते हैं और केईसीआई बढ़ा सकते हैं। लेकिन नुकसान किस-किस का है आपको? तो आप जो आपकी एलपीसी है उसको हटा दीजिए अपने पोर्टफोलियो में से, डीआरआरडी को हटा दीजिए, एचएलसीटी को हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा आपके जो पोर्टफोलियोज हैं उसमें आपको फायदा होगा। अब आपको जो क्योंकि हेल्थ केयर वगैरह में थोड़ा-सा नुकसान हो जाएगा, तो एलसीएल टैक्स वगैरह है इनको हटा दीजिए, इन्फोसिस हटा दीजिए और आप इनकी जगह इनको बढ़ा लीजिए आईसीआईसीआई बैंक वगैरह को। सो दोस्तों कल मैं आपके साथ इसी पे डिस्कस करूंगा कि किस सेक्टर में कौन सी कंपनी आपको खरीदनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और उसके बारे में आपसे बात मैं कल के अपने वीडियो में करूंगा। धन्यवाद और साथ में यही आपसे प्रार्थना है कि ये जो आपका चैनल है फिनग्रोथ मंत्रा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहिए। ना केवल खुद सब्सक्राइब करिए बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से, परिवार वालों से करवाइए जिनको भी फाइनेंस के बारे में जानना हो। धन्यवाद। यही आपसे उम्मीद है। नमस्कार।